हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि पहला सेशन जो लगाई थी वो स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही थी। ठीक है, स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही थी, इसलिए मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो आ जाइए, दूसरे वाले में जुड़ जाए। अभी तो सब ठीक है। ठीक है, अभी अभी जो है ये सब कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है, अभी सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज 6 बजे वाला सेशन भी नहीं हो पाया है। ठीक है, आज 6 बजे वाला सेशन भी नहीं हो पाया है। जुड़ जाएं जल्दी से। तो चलिए, आज हम लोग आदिकाल का सेकंड भाग करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने आदिकाल का फर्स्ट भाग किया था। आज आदिकाल के हम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इनमें से किस ग्रंथ को लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? किस ग्रंथ को लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? परमार्थ प्रकाश को, महापुराण को, भविष्यत कहा को, या फिर पौमचरी को? जल्दी से बताएं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस रचना को क्या माना गया है? चरित काव्य माना गया है। ठीक है, चरित काव्य किस रचना को माना गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्यति कहा को। किसको माना गया है? भविष्यति कहा को माना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, जिसमें किसके चरित्र का वर्णन है? पौमचर्यु जो है ये स्वयंभू की रचना है, इसमें किसके चरित्र का वर्णन है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कृष्ण के चरित्र का, राम के चरित्र का, लक्ष्मण के चरित्र का, या फिर भरत के चरित्र का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौमचर्यु में किसके चरित्र का वर्णन है? स्वयंभू की रचना है, यह अभ्रंश प्रभावित रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसमें राम के चरित्र का वर्णन है ना, स्वयंभू की रचना है, राम के चरित्र का वर्णन है, और दूसरी बात क्या है? अभ्रंश से प्रभावित रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिओम प्रकाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पुष्पदंत की रचना नहीं है। पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? महापुराण, जय जय कुमार चरु, या फिर जयसहर चरु, या फिर एक सेकंड, या फिर पाउमचर्यु। तो पाउमचर्यु नहीं है। ये पाउमचर्यु किसकी रचना है? ये है स्वयंभू की रचना ना। पाउमचर्यु नहीं है। पाउमचर्यु किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं ये पुष्पदंत की हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना किया है, और इस पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनके जन्म की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1253, 1254, 1248 है, फिर 1250। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। राधा सिंह, हरिओम प्रकाश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में रचना किया है इन्होंने, और इनके जन्म की बात हो रही है। इनके जन्म की बात हो रही है। तो जल्दी से बताएं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1253। क्या हो जाएगा? 1253 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1253 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पुंड या पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठीक है, दूसरे पेज में इसका ये देखेंगे। ठीक है, आंसर दूसरे पेज में देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पुष्प या पुंड कवि को किसने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ना। किसको? पुंड या फिर किसको?
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पुष्प या पुंड कवि को। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रही हूँ। मिश्र बंधु ने, क्या कह रहा है? मिश्र बंधु ने किसने माना है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर ने माना है ना। किसने माना है? नमस्ते रीना जी, नमस्ते। तो इसने शिव सिंह सेंगर ने माना है। आज 6 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई तो कुछ कारणों से, ठीक है। तो आदिकाल के ही क्वेश्चन आज के भी हैं, ठीक है, आदिकाल के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आदिकाल के मैंने बताया था कि 200 से ऊपर क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी आदिकाल से, टॉपिक वाइज मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का, रोला छंद का, सोरठा छंद का, या फिर चौपाई छंद का? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा सिंह, रीना, हरिओम, बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको नमस्ते, ठीक है, जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इन्होंने अपने जो छंद में प्रयोग किया है वो किस छंद का प्रयोग किया है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है ना अपने ग्रंथों में, वो किस छंद का प्रयोग किया? दोहा का नहीं रीना जी, दोहा का नहीं, इन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग किया। किसका? चौपाई छंद का, है ना। दोहा छंद, प्रियंका, दोहा छंद का प्रयोग स्वयंभू ने ज्यादा किया है, सरहप्पा ने ज्यादा किया है, ठीक है, सरहप्पा और स्वयंभू जी ने किया है। लेकिन यहाँ पे चौपाई छंद का इन्होंने अपने चरित्र काव्य की बात हो रही ना, इन्होंने जो चरित्र काव्य लिखे हैं उसमें उसमें चौपाई छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का भवभूत किस कवि को कहा जाता है? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। हिंदी का भवभूत किस कवि को कहा जाता है? यहाँ पर कह रहा है पुष्पदंत को, हेमचंद को, स्वयंभू को, या फिर अमीर खुसरो को? जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है रीना जी, आप कंफ्यूजन में हैं तो मुझे ना ऑफलाइन कमेंट करना, मैं आपको ये इसका पूरा डिटेल दे दूंगी, ठीक है, पूरा डिटेल दे दूंगी, ठीक है, पूरा डिटेल बता दूंगी, क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा डिटेल, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का भवभूत, भवभूत की बात हो रही कि हिंदी का भवभूत किसको कहते हैं ना, हिंदी का भवभूत किसको कहते हैं? तो हिंदी का भवभूत किसे कहते हैं, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। तो हिंदी का भवभूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है पुष्पदंत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। सबके आंसर लगभग ये वाले राइट आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम हिंदी कृति गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य और पद्य दोनों है और इस चंपू काव्य है, ये बताएं ये कौन सी कृति है? वह रत्नाकर है, प्रकट पैगलम है, या फिर पाहुड़ दोहा है, या फिर राउल वेल है ना। वह रत्नाकर किसमें है? ये मैथिली में है, ठीक है, किसमें है? मैथिली में है, मैथिली में है वह रत्नाकर। ज्योतिष और ठाकुर की रचना है। राम स्वरूप यादव, बड़े दिनों के बाद जुड़ रहे हो भाई, इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोग जुड़ते ही नहीं हो। तो ये राउल वेल है ना, राउल वेल है, रीना जी का आंसर आ गया है। रोड़ा कवि की रचना है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है ना। और प्रेजेंट टाइम पे कहां पर है? मुंबई के संग्रहालय में ये संग्रहित की गई है। कहां पर? प्रिंस ऑफ संग्रहालय में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कृति में, किस कृति से हिंदी में नक्शीकरण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है? श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे होता है? तो ये राउल वेल से ही होता है। किससे होता है? राउल वेल से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर नक्शिक की बात करेगा तभी बताना है, ठीक है, अगर नक्शिक की बात करेगा ना तभी ये आंसर देना है राउल वेल, है ना। नहीं अगर श्रृंगारिक परंपरा बोलेगा तो फिर विसल देव रासो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जरूर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राउल वेल की भाषा में हिंदी की 7 बोलियों में शब्द मिलते हैं। राउल वेल की जो भाषा है उसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यहाँ पर क्या किसकी प्रधानता, किसको सबसे ज्यादा प्रधानता है?
यहाँ पर क्या खड़ी बोली की, ब्रजभाषा की, राजस्थानी की या फिर अवधी की? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खड़ी बोली का है सबसे ज्यादा, या ब्रज का है, या राजस्थानी का, या फिर अवधी का? क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर काफी सही आने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थानी की प्रधानता सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वहां क्वेश्चन है कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माने जाने वाला उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? उपदेश रसायन रास जो है ये किसकी कृति है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा शालिभद्र सूर्य की है, जैन दत्त सूर्य की, या फिर अब्दुल रहमान की, या फिर जोइंद की, ये किसकी कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन दत्त सूरी का है। किसका है ये? जिन दत्त सूरी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। देसी भाषा में लिखा गया है और किसी मुस्लिम कवि के द्वारा लिखा गया है, वो कौन सा ग्रंथ है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है उपदेश रसायन रास है, संदेश रासक है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की, है ना, पढ़ा चुकी हूँ, कल पढ़ाई हूँ। और उपदेश रसायन रास किसका है? उपदेश रसायन रास किसका है, बताएं जल्दी से। उपदेश रसायन रास किसका है? यहाँ पर संदेश रासक है ना, संदेश रासक की रचना है, किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, है ना। विक्रमपुर की वियोगिनी का क्या हुआ है इसमें? वर्णन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि व्याकरण के रूप में लिखी गई कृति उक्त व्यक्ति प्राकरण किसकी है ना। उक्त व्यक्ति प्राकरण जो है ये किसकी है, ये बात पूछ रहा है मोनू कुमार जी। आज ही जुड़ रहे हो क्या भाई सब लोग? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है हेमचंद का है, दामोदर शर्मा का है, रोड़ा का है, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन लाती हूँ फिर भी आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा कि व्याकरण ग्रंथ है, क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और क्या है यहाँ पर? रचना, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। हाँ, व्याकरण के रूप में लिखी गई उक्त व्यक्ति प्राकरण। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दामोदर शर्मा का है। किसका है? दामोदर शर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी संस्कृत नहीं तैयार है तो हमारी 6 बजे वाली क्लासें देख लीजिए, ठीक है। और वही क्लासेस संस्कृत का पूरा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज तो 6 बजे वाली क्लास नहीं हुई है संस्कृत की, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? वीरगाथा काल की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? मैंने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है ना। 10 का पहले ऑप्शन में लिखा है, 10 का दूसरे पेज में जाएंगे, यहाँ पर कह रहा 12, फिर 7 या फिर 11, है ना। कह रहा 12, 7 या फिर 11, है ना। तो इन्होंने कितने किया है? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है अपने वीरगाथा काल में, ठीक है। तो इन्होंने 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो 8 कैसी भाषाएं हैं? 8 भाषाएं हैं देश भाषा काव्य, और 4 भाषाएं कैसी हैं? अपभ्रंश में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 रचनाएं है ना, सॉरी 4 रचनाएं। नेक्स्ट है गेय शैली का प्रयोग निम्न में से किस रचना में किया गया है? गेय शैली का प्रयोग जो हुआ है किस रचना में हुआ है? ये यहाँ पर कह रहा है कि खुमार रासों में, संदेश रासक में, विशल देव रासों में, या फिर प्रकट पैगलम में। सबके रचनाकार भी बता दीजिए, सबके रचनाकार भी बता दीजिए, लिख करके बताइए, लिख करके बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशल देव रासों में हुआ है गेय शैली का प्रयोग, है ना। इसमें क्वेश्चन कई तरह से बनते हैं, और जितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों को मैं सामने लाऊंगी, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने मिलेंगे, जितने जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और नरपद नल की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य पारक रचना किस रासों
रासो साहित्य में को माना जाता है ना। यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम काव्य है और श्रृंगार काव्य है। एक तो कैसा है, प्रेम काव्य है, दूसरा कैसा है, श्रृंगार काव्य है, और ये रासो साहित्य की रचना है ना। किसको माना जाता है ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है परमाल रासो को, पृथ्वीराज रासो को, विशलदेव रासो को, या फिर कुमार रासो को। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का सेशन में बने रहे, आज मैं 70 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, 70 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, विशलदेव रासो। क्या हो जाएगा, विशलदेव रासो है। ये प्रेम काव्य भी है और श्रृंगार काव्य भी है ना, प्रेम काव्य भी है और श्रृंगार काव्य भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सही युग्म का चयन करें, है ना। सही युग्म को बताना है यहाँ पर, सही कौन सा, सुमेलित कौन सा सही है। यहाँ पर कह रहा कुमार रासो दलपत विजय का है, विशलदेव रासो जगनिक का है, फिर कह रहा जयचंद्र प्रकाश मधुकर भट्ट का है, या फिर कह रहा हमीर रासो श्रीधर का है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित है ये बात पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुमार रासो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, कुमार रासो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भट्टी के समान एक द्वयाश्रय, द्वयाश्रय काव्य की रचना किस कवि ने की है। द्वयाश्रय काव्य की रचना किस कवि ने की है भट्टी के समान। यहाँ पर कह रहा है कि क्या जैनाचार्य ने की है, जैनाचार्य मेरतुंग ने, या फिर हेमचंद ने, या फिर शोभ प्रभु सूरी ने, या फिर विद्यापति ने। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भट्टी के समान, किसके समान पूछ रहा है, भट्टी के समान पूछ रहा है। भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना किस कवि ने की है। तो ये रचना करने वाले कौन से कवि हैं, वो हैं हेमचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कृति में प्रकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। कौन सी कृति है जिसमें प्रकृत और अभ्रंश दोनों छंदों की विवेचना की गई है। यहाँ पर कह रहा प्रबंध चिंतामणि में, प्रकृत पैगलम में, जयचंद्र प्रकाश में, या फिर कुमारपाल प्रतिबोध में। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृत पैगलम में। किसमें किया गया है, प्रकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना प्रकृत पैगलम में किया गया है ना। तो प्रा से प्रकृत और पा से प्रकृत पैगलम दोनों अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमचंद का व्याकरण सिद्ध होम, सिद्ध हेम है ना। हेमचंद का जो व्याकरण है वो सिद्ध हेम जो रचना है इनकी, उसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। वो भाषाएं कौन सी हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत प्राकृत आभ्रंश है, या फिर संस्कृत ब्रज अवधि है, या फिर प्राकृत ब्रज संस्कृत है, या फिर अवधि संस्कृत आभ्रंश है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत प्रकृत और अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है इनकी भाषा में, है ना। सोनी विजय कुमार कहाँ गायब हो गए थे भाई, बड़े दिन के बाद जुड़ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बस। यहाँ पर क्या मुल्ला दाऊद की, नरपति नाल की, जगनी की, या फिर चंद्र बरदाई की, है ना। तो ये किसकी कृति है, ये चंद्र बरदाई की कृति है। किसकी है, चंद्र बरदाई की, है ना। वैसे क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है संयोगिता का वर्णन निम्न में से किन कृतियों में मिलता है। संयोगिता का वर्णन किस कृति में मिलता है, विशलदेव में, पृथ्वीराज रासो में, परमार रासो में, या फिर कुमार रासो में। संयोगिता का वर्णन किसमें मिलता है। संयोगिता को कौन भगा के ले गया था जब स्वयंवर हो रहा था शादी के टाइम पे। हाँ, हरिओम का आंसर आ गया है चंद्र बरदाई में। कहा किसमें मिलता है, पृथ्वीराज रासो में। किसमें मिलता है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में किस साहित्य की चर्चा नहीं की गई? किस साहित्य की चर्चा नहीं की गई है? यहाँ पर कह रहा है जैन साहित्य की, सिद्ध साहित्य की, या फिर सिख साहित्य की, या फिर नाथ साहित्य की। तो किसकी चर्चा नहीं की गई है यहाँ पर? यहाँ पर सिख साहित्य की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि आदिकाल से नहीं है? कौन से कवि हैं जो आदिकाल के नहीं है? नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है जगनिक जगनिक दलपत विजय, सुंदरदास या फिर चंद बरदाई, है ना। तो यहाँ पर जो सुंदरदास हैं ये आदिकाल से नहीं है, बल्कि कहाँ से हैं? भक्ति काल से हैं और निगुण काव्य धारा से हैं। कहाँ से हैं? निगुण काव्य धारा से हैं और भक्ति काल से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर लिखिए, है ना। यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है विसल देव रासो किसका है? नरपति नाल का है। पृथ्वीराज रासो किसका है? ये चंद बरदाई का है। परमाल रासो जो है ये है जगनिक का, और खुमार रासो है दलपति विजय का, है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 देख लेते हैं किस कूट में है। 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो है ना वो है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीर रस की प्रमुखता निम्न में से किस काल की है ना। वीर रस की प्रमुखता जो है ये किस काल में है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है रीति काल में, भक्ति काल में, आदि काल में या फिर आधुनिक काल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस की प्रधानता ना, सबसे ज्यादा युद्ध किसमें हुई है? आदिकाल में, है ना। तो आदिकाल ही हो जाएगा वीर रस की प्रमुखता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल के विषय में गलत कथन, है ना, गलत कथन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टेपिंग का ही हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन किया है, ये बात सही है। यहाँ पर कह रहा है फिर इस काल में वीरगाथात्मक क्या हुई है? वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। और फिर कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, ये बात सही है। इस काल में संगारिक भक्ति पारक रचनाएं नहीं, संगारिक भक्ति पारक नहीं हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि योगचर्या और अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना है? योगचर्या और अक्षर दिकोपदेश जो है ये किसकी रचना है? यहाँ पर कह रहा है कि सरहप्पा की है, डोम्बिपा की है, लुइपा की या फिर सबरपा की है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगचर्या और अक्षर दिकोपयोग, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोम्बिपा। क्या हो जाएगा? डोम्बिपा की ये रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये डोम्बिपा की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति की कौन सी रचना ब्रजभाषा मिश्रित मैथिली है? मतलब कि ब्रजभाषा भी है और मैथिली में भी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है या फिर भू परिक्रमा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक नहीं दिख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्यापति की जो पदावली है ना, इसमें मैथिली भाषा और ब्रज भाषा दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किसका संपादन किया? बागची ने किसका संपादन किया है? चर्यापद का, दोहा कोश का, दोनों का या फिर कोई नहीं? तो इन्होंने जो संपादन किया है वो किया है दोहा कोश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को किसने हिंदी का प्रथम रचना माना है? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने, आरसी शुक्ल ने, या फिर बच्चन सिंह ने, या फिर इंद्रनाथ मदान ने? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो 31 का आंसर सबका सही आ रहा है। आरसी शुक्ल ने माना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कड़प्पा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे, ये किसका कथन है? कड़प्पा जो थे ये कवित्व और किसमें बेजोड़ थे? कवित्व में बेजोड़ थे, पंडित और कवित्व में। कह रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, या फिर पंडित राहुल शंकरत्यायन, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये किसने कहा है? जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने माना है? ये माना है राहुल शंकरत्यायन ने। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन ने माना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, रुक जाइए। यहाँ पर देखिए देवसेन की जो श्रावकाचार है, श्रावकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने माना है, और इन्होंने जो आरसी सिंह रामचंद्र शुक्ल ने माना है ना, ये पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना है, तो ये क्लियर कर लेना डाउट। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को माना है, देवसेन की रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे राहुल शंकरत्यायन ने। नेक्स्ट है कि रेवंत गिरिराज कितने कड़वकों में विभक्त है ना? कितने कड़वकों में विभक्त है? 5 कड़वक में, 4 में, 7 में, या फिर 3 में? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसने कड़वक में है? ये 4 कड़वकों में विभक्त है। नेक्स्ट है कि निम्न में से देवसेन की रचना नहीं है। देवसेन की रचना कौन सी नहीं है? श्रावकाचार, दर्शन सार, न्याय चक्र, या फिर गोरक्ष विजय, है ना? तो इनकी जो रचना नहीं है वो गोरक्ष विजय नहीं है। ये किसकी रचना है? गोरक्ष विजय इनकी रचना नहीं है, ये विद्यापति की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यापति की रचना है, किस भाषा में है? संस्कृत में। किसमें है? ये संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैन रास परंपरा के कवि नहीं है। जैन और रास परंपरा के कवि कौन से नहीं है? यहाँ पर कह रहा है जिनदत्त सूरी, हरिभद्र सूरी, या फिर सोमभद्र सूरी, या फिर विद्यापति? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनाचार परंपरा के जो कवि नहीं है वो विद्यापति नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति की उपाधि मैथिल कोकिल उनके किस रचना के आधार पर मिली, है ना? इनकी जो मैथिल कोकिल जो उपाधि मिली है किसकी? विद्यापति की। ये किस रचना के आधार पर मिली है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। इनकी किस रचना पर इनको ये उपाधि मिली है? किसको? विद्यापति को। तो यहाँ पर कह रहा है कि कीर्ति पताका, फिर कह रहा है कि पदावली, फिर कह रहा है कीर्तिलता, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनको पदावली पर मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? यहाँ पर कह रहा है चौरंगी नाथ, गुड़कनाथ, या फिर गोपीचंद, या फिर मच्छेंद्र नाथ? गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछ रहा है, तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मच्छेंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छेंद्र नाथ थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं? यहाँ पर कहें 9वीं शताब्दी मानते हैं, 13वीं मानते हैं, 11वीं मानते हैं, या फिर 845 मानते हैं? तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखनाथ का समय क्या इन्होंने माना है? तो इन्होंने जो गोरखनाथ का समय माना है ना, वो माना है क्या?
वो इन्होंने माना है 11वीं शताब्दी। क्या माना है इन्होंने? 11वीं शताब्दी इन्होंने माना है गोरखनाथ का समय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? शुक्ल जी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने या फिर शिव सिंह सेंगर ने? जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले, प्रथम गद्य लेखक मानने वाले कौन है? तो ये हैं कौन? मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधुओं ने माना है इनको प्रथम गद्य लेखक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हठ योग का वर्णन नाथ साहित्य में किया गया है जिसमें हा एवं ठा का क्रमशः अर्थ क्या है ना? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ही ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि चंद्र एवं सूर्य है, क्या है? चंद्र एवं सूर्य है, या फिर सूर्य एवं चंद्र है, या फिर पृथ्वी एवं चंद्र है, या फिर चंद्र एवं पृथ्वी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्र है। हा का अर्थ क्या है? सूर्य है, और ठा का अर्थ क्या है? चंद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कॉलगेल निर्णय का संपादन किसने किया? लेखक की बात नहीं पूछ रहा है, संपादन की बात पूछ रहा है। ठीक है, संपादन की। कॉलगेल निर्णय का संपादन किसने किया है, ये बात पूछी जा रही है। कॉलगेल निर्णय का संपादन संपादन किसने किया है? मुनिजिन विजय ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, प्रबोध चंद बागची ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके संपादन कर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 41 का। तो इसके जो संपादन करता है वो है प्रबोध चंद बागची। कौन है? प्रबोध चंद बागची हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघा भाषा किस कवियों की प्रयुक्त भाषा थी? संघा भाषा जो थी किन कवियों की प्रयुक्त भाषा थी? नाथ कवियों की, जैन कवियों की, बौद्ध सिद्ध कवियों की, अभी उपयुक्त सभी की? तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध कवियों ने। किसने किया है? बौद्ध सिद्ध कवियों ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। वीर गीत परंपरा का पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, कुमार रासो, या फिर जयचंद प्रकाश? जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये जो है ना प्राचीनतम ग्रंथ वो है क्या? विशल देव रासो है। विशल देव रासो है। वीर गीत पूछा है, वीर गीत पूछा है भाई, ये कैसे दे रहे हो? वीर रस का पूछता तब पृथ्वीराज रासो हो जाता। वो भी संगार और वीर रस दोनों का मिलावट है, मिश्रित है। ठीक है, तो अगर वीर गीत पूछेगा तो विशल देव होगा। ठीक है, वीर गीत पूछेगा तो विशल देव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं। राजशिव से किसने माना है रासो शब्द की उत्पत्ति? यहाँ पर कह रहा माता प्रसाद गुप्त ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, दशरथ शर्मा ने, या फिर ग्रासादत्त तासी ने? राजशिव से किसने माना है? रामस्वरूप कौन से नंबर का आंसर ए दे रहे हो भाई? कौन से नंबर का ए दे रहे हो? इतना गलत कैसे कर रहे हो? बी कैसे होगा? डी होगा, डी होगा। ग्रासादत्त तासी ने माना है, ग्रासादत्त तासी ने माना है। 43 का ए नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन था? 43 का ए नहीं होगा, वीर गीत पूछा है। तो वीर गीत परंपरा पूछेगा तो विशल देव रासो, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वापिस से स्किप करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रासो साहित्य का काव्य रूप प्रबंध गीत नहीं है? प्रबंध गीत नहीं है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। प्रबंध गीत नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, या फिर जय मयंक, जस चंद्रिका, या फिर विशल देव रासो? वीर गीत पूछा है। क्या पूछा है?
कि किस रासो साहित्य का काव्य रूप प्रबंध गीत नहीं है, प्रबंध गीत नहीं है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रबंध गीत कौन सा नहीं है, विशलदेव रासो। देखिए यहाँ पर इसके कितना प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं विशलदेव रासो के, है ना। विशलदेव रासो जो है वो क्या नहीं है, रासो साहित्य का प्रबंध गीत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है, अप्रामाणिक किसने माना है, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर बुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भी मोतीलाल मेनारिया ने। मैंने ये आदिकाल का जो कंटेंट है ना, मैं जो व्याख्यात्मक प्रैक्टिस कराई हूँ, इसके पहले वाली प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, 2 महीने पहले वाली प्लेलिस्ट में जाइए तो आप लोगों को सारे ये आंसर मिल जाएंगे वहां से। ठीक है, तो किसने माना है अप्रामाणिक, डॉक्टर बुलर ने। किसने माना है, डॉक्टर बुलर ने माना है अप्रामाणिक, है ना। श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया भी प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है, किसने लिखा है बात, श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। बताएं जल्दी से, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए भैया, शेयर करने में भी दिक्कत है क्या। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो ये किसने माना है, ये माना है मिश्र बंधु ने। किसने माना है, मिश्र बंधु ने कहा है ना कि वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये बात किसने कही है, मिश्र बंधु ने कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ना मानने वाले विद्वान, है ना। प्रामाणिक ना मानने वाले विद्वान कौन है, यहाँ पर कह रहा है कि श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल हैं या फिर कर्नल टॉड हैं। जल्दी से बताएं, प्रामाणिक ना मानने वाले विद्वान की बात हो रही, तो ना मानने वाले विद्वान कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि आरसी शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, है ना। इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, अर्ध प्रमाणिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह प्रसिद्ध कथन किसका है, पृथ्वीराज रासो के विषय में ये प्रसिद्ध कथन किसका है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का है, दशरथ ओझा का है, बच्चन सिंह का है या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, किसको, पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है। तो महाकाव्यात्मक त्रासदी जो कहा है ना, वो कहा है बच्चन सिंह ने। किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों का, आल्हा और उदल 2 वीर सरदारों का जो वर्णन हुआ है, सरदारों की वीरता का वर्णन परमाल रासो में मिलता है, जिसके रचयिता कौन है, नल सिंह है, चंद्रबरदाई है, जगनिक है या फिर दलपत विजय है ना। तो इसके रचयिता कौन है, अब इसके रचयिता भी बताने में दिक्कत हो रही क्या, जगनिक है। कौन है, जगनिक है। नेक्स्ट है कि विद्यापति को भक्त कहने का श्रेय किस कवि को जाता है, विद्यापति को भक्त कहने का श्रेय किस कवि को जाता है, रामचंद्र शुक्ल को, हरप्रसाद शास्त्री को, श्याम सुंदर दास को या फिर जॉर्ज गियर्सन को। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यापति को भक्त कहने का श्रेय किसको जाता है, भक्त कहने का श्रेय किसको जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो भक्त कहने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है श्याम सुंदर दास को। श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को क्या कहा है, भक्त कवि कहा है। क्या कहा है इन्होंने, भक्त कवि कहा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति को संगारी कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। संगारी कवि किसने नहीं माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, या फिर जनार्दन मिश्र ने, है ना। तो किसने नहीं माना है? किसने इनको नहीं माना है? वो नहीं माना है किसने? जनार्दन मिश्र ने इनको संगारी कवि नहीं माना है। बाकी इन्होंने क्या माना है? रहस्यवादी माना है। किस क्या माना है इन्होंने? रहस्यवादी कवि माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कवि हैं। यहां पर कह रहा है कि सरहप्पा है, लुइपा है, कड़प्पा है, या फिर सबरपा है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहस्यात्मक तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कड़प्पा। कौन है? कड़प्पा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किस कवि को कहा जाता है? सिद्ध वाक्य कवि किस कवि को कहा जाता है? ये बात पूछ रहा है। सिद्ध वाक्य कवि, सिद्ध वाक्य कवि किस कवि को कहा जाता है? सिद्ध वाक्य कवि किस कवि को कहा जाता है? यहां पर कह रहा है कि अमीर खुसरो को, या फिर विद्यापति को, या फिर अब्दुल रहमान को, या फिर कवि गंग को। तो ये कहा जाता है विद्यापति को। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति के विषय में कौन सी उक्ति सही नहीं है? विद्यापति के विषय में कौन सी उक्ति सही नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि विद्यापति राज शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये बात सही है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। ये बात भी सही है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। ये बात भी सही है। विद्यापति की पदावली अवाहट, अवाहट में नहीं है, बल्कि ये किसमें है? ये मैथिली में है। तो यही गलत हो जाएगा। ये किसमें है? ये मैथिली और ब्रज में है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला जो सही है वो क्या है? इनके विषय में गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ किस आचार्य ने माना है? तो सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बालचंद बिरजुहु भाषा, ये है क्या? पंक्ति है ना। बालचंद बिजहु भाषा दुहि नहीं लागहि दुर्जन हासा। यह कह रहा है कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है? अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, या फिर सूरदास की। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है ना, ये है विद्यापति की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? यहाँ पर कह रहा है विद्यापति को, अमीर खुसरो को, कबीरदास को, या फिर अब्दुल रहमान को।
तो कृष्ण गीत परंपरा का कवि किसको माना जाता है? ये माना जाता है विद्यापति को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो के विषय में असत्य कथन है। अमीर खुसरो के विषय में असत्य कथन क्या है? इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी पहेलियां और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के गुरु गदन चिक्सी, यही वाला गलत है क्योंकि गदन चिक्सी नहीं है। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चाम मास वाके नहीं नेका, हाई हाई में बाके छेदा, मुहि अचंभो आवत ऐसो, बामे जीव बसंत है कैसे। पंक्ति ये अमीर खुसरो की जो है ये किस भाषा में मिलते हैं? इस पंक्ति में जो अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं ये, और ये किस भाषा में ये है ना। यहाँ पर कह रहा है कि खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवहट में या फिर मैथिली में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा में है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, ये किसमें है? ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कह रहा है चूक भई कुछ बासो ऐसी, अमीर खुसरो की है, ये तो सही है। नाथ बोले अमृत माड़ी बरसेगी कंबली पाड़ी, ये गोरखनाथ का है। उक्त धर्म विशाल राजनीति नौरस चंद बरदाई का कह रहा। फिर कह रहा अवधू, ये सरहप्पा का नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये सरहप्पा का नहीं है बल्कि ये किसकी पंक्ति है? ये गोरखनाथ की पंक्ति है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवधू माना, सॉरी, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसकी पंक्ति है? रैदास की है, गोरखनाथ की, मच्छेंद्रनाथ की या फिर विद्यापति की। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है गोरखनाथ की पंक्ति। किसकी है? ये गोरखनाथ की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोहा या दूहा, आरंभ अभ्रंश का अपना छंद है, प्रकार गाथा प्रकट का अपना छंद है, ये उक्ति किसकी है? यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, फिर राम कुमार वर्मा का। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल संकृत्यायन किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं? यहाँ पर कह रहा है पुष्प या पुंड को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर शालिभद्र सूरी को। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसको कहते हैं? ये सरहप्पा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? यहाँ पर कह रहा है स्वयंभू को, शालिभद्र सूरी को, अब्दुल रहमान को या फिर राजा मुंज को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है किसको? अब्दुल रहमान को। किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। किसको माना है? अब्दुल रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस
विद्वान ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है व्याघातों का, है ना। इन्होंने ही कहा है कि अगर साहित्य न होता, सिक्ख न आते तो ये साहित्य का 12 आना अभी भी वैसा का वैसा रहता। ये कथन भी इन्हीं का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन 3 कवियों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं? यहाँ पर कह रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी और शुक्ल जी, या फिर कह रहा कि आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। फिर कह रहा कि चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल शंकरतैन, रामचंद्र शुक्ल, और फिर लास्ट में कह रहा है कि राहुल शंकरतैन, लास्ट में क्या कह रहा है? राहुल शंकरतैन, चंद्र शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीन कवियों ने जो माना है हिंदी को पुरानी हिंदी, तो माना है चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल शंकरतैन और रामचंद्र शुक्ल ने। ये 3 कवियों ने माना है, ये 3 कवियों ने माना है हिंदी को पुरानी हिंदी। नेक्स्ट है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? आरंभिक रूप को भोला शंकर व्यास ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, अवाहट या फिर हिंदी। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोला शंकर व्यास की बात हो रही है कि भोला शंकर व्यास ने क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने अवाहट कहा है आरंभिक हिंदी को। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवाहट कहा है। नेक्स्ट, विद्यापति को के किस रचना में तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है? किसने की है? किस रचना में की गई है? कीर्ति लता में, कीर्ति पताका में, पुरुष परीक्षा में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसमें की गई है? ये की गई है कीर्ति लता में। किसमें की गई है? कीर्ति लता में की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के प्रथम कवि पुष्प या पुंड कवि का समय क्या माना है? पुष्प या पुंड कवि का समय क्या माना है? ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 7वीं शताब्दी सन 769 या फिर 8वीं शताब्दी या फिर सन 1184। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी। क्या माना है इन्होंने? 7वीं शताब्दी माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस रासो साहित्य में सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? ये मिलता है विशलदेव रासों में। किसमें मिलता है? ये मिलता है विशलदेव रासों में। ठीक है, किसमें मिल रहा है? ये विशलदेव रासों में मिल रहा है। तो ये तो रहे आज के हमारे 71 क्वेश्चन आदिकाल के। और इसके पहले मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन पढ़ाया थे आप। ठीक है, तो कल वाली क्लास जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल फिर से मिलती हूँ इसी टाइम पे और इसी आदिकाल के प्रश्नोत्तरी के साथ में। ठीक है, और इसके पहले हमने रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी करा दी हूँ। और अगर आप लोगों को पुरानी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर भी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे जो प्रश्नोत्तरी अभी मैं करा रही हूँ इसमें नए क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सेशन को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।